दोस्तों, जब हम विदेश सेटल होते हैं तो अक्सर बैंकिंग नियमों को छोटा समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी पड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है विदेश की लाइफ बढ़िया चल रही होगी। आज का वीडियो थोड़ा सीरियस है, लेकिन आपके फायदे के लिए बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप कनाडा या भारत से बाहर कहीं भी रह रहे हैं और इंडिया में अभी भी आपका पुराना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट चल रहा है, तो आप अनजाने में एक बहुत बड़ा कानून तोड़ रहे हैं। ये एक अपराध कर रहे हैं। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के भारी जुर्माने, इनकम टैक्स के पंगे और यहां तक कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज मतलब बंद भी हो सकता है। आज हम बात करेंगे कि क्यों आपको अपने अकाउंट को एनआरई एनआरओ में बदलना ही होगा, वरना 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा कंट्रोवर्शियल अमाउंट जो भी होगा उसका 3 गुना भारी फाइन, कोर्ट केस वगैरह का झमेला, और ये सब झेलना पड़े। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि जैसे ही आप इंडिया छोड़कर बाहर शिफ्ट होते हैं, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाता है। कानून के हिसाब से एक नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई को इंडिया में रेगुलर डोमेस्टिक सेविंग्स अकाउंट, जो आमतौर पे इंडिया में हम रखा करते थे, वो ये अकाउंट नहीं रख सकता। ये गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक अकाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडिया में रह रहे हैं। जैसे ही आप 182 दिन यानी 182 दिनों से ज्यादा भारत से बाहर रहते हैं, आप एनआरआई माने जाते हैं, और उस पल से आपका वह पुराना अकाउंट एक टाइम बॉम्ब की तरह बन जाता है। इसे आपको या तो बंद करना होगा या फिर एनआरओ नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा। जब आप पूछेंगे ये एनआरआई और एनआरआई क्या भला है, चलिए इसे बहुत सिंपल बनाते हैं। एनआरओ अकाउंट यानी नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट इंडिया में आपकी जो भी कमाई हो, जैसे कि घर का किराया, शेयर बाजार से डिविडेंड या आपकी पेंशन, इस तरह के वो सब इस अकाउंट में जाएगी। इस पर इंडिया के हिसाब से टैक्स लगता है। दूसरा, एनआरई यानी नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये वो अकाउंट है जहां आप विदेश से अपनी मेहनत की कमाई डॉलर, यूरो, पाउंड, येन वगैरह में बेचते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज जो होता है, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, और आप जब चाहें सारा पैसा अपने विदेश में लेके जा सकते हैं। अब आते हैं सबसे डरावने हिस्से पर, पेनल्टीज पर। अगर आप पकड़े गए कि आप एनआरआई होकर भी रेगुलर अकाउंट चला रहे हैं, तो क्या होगा? फेमा वायलेशन। आरबीआई और फेमा के नियमों के तहत यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। हैवी फाइन्स, जुर्माना आपकी जमा राशि का 3 गुना तक हो सकता है। जी हाँ, 3 गुना, या फिर हर दिन के हिसाब से हजारों रुपए का जुर्माना। अब द 10 लाख पेनल्टी। अगर आप स्टेटस अपना छुपाते हैं तो फ्लैट 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी का प्रावधान है। अकाउंट आपका फ्रीज हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, जिसे आप अपना ही पैसा नहीं निकाल पाएंगे। अब आप कोर्ट्स के चक्कर लगा लगा कर और वकीलों की फीस दे देकर परेशान हो जाएंगे। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने एनआरई अकाउंट से किसी दोस्त के पुराने डोमेस्टिक अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, या फिर उल्टा करते हैं, मतलब उसके पुराने डोमेस्टिक अकाउंट से पैसे अपने एनआरई अकाउंट में डाल देते हैं। सावधान दोस्तों, एनआरई एनआरओ अकाउंट से रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना बहुत रिस्की है। अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वह सही तरीके से गिफ्ट या फैमिली सपोर्ट के रूप में दिखाया गया हो। गलत तरीके से पैसे इधर उधर करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का शक हो सकता है, और उसकी तो बेल भी मुश्किल से मिलती है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा हूं। एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप इंडिया वापस लौट आते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में गुजारते हैं, तो आप फिर से रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं। उस वक्त आपको तुरंत अपने बैंक को बताना होगा कि भाई अब मैं वापस आ गया हूं, मेरे एनआरई एनआरओ अकाउंट को फिर से रेगुलर सेविंग्स अकाउंट बना दो। स्टेटस अपडेट ना करना भी एक जुर्म है। दोस्तों, यहां थोड़ा और समझते हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। यह सोचिए कि यह एक एनआरआई के साथ हुआ जो अमेरिका में रहता है। वह 2010 से एनआरआई है, लेकिन उसने भारत का सामान्य मतलब रेजिडेंट बैंक अकाउंट एनआरई एनआरओ में कन्वर्ट नहीं कराया, और उसी खाते में पिछले 10 साल में 1 करोड़ रुपए भेजे और भारत में इस्तेमाल भी किए। तो मामला मुख्य रूप से इनकम टैक्स और फेमा के तहत बनता है। पर इनकम टैक्स का मामला आमतौर पर तब तक गंभीर नहीं होता जब तक टैक्स सही से भरा गया हो। उसने इंडिया में टैक्स रिटर्न सही सही भरा था। दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इस इंसान ने
सिर्फ एनआरआई अकाउंट ना होने की गलती की, वरना उसका पैसा नंबर 1 का था और वो अपने देश में और इंडिया में इनकम टैक्स सही फाइल करता था। असली गलती क्या है उसकी? पैसा भेजना खुद में गलत नहीं है, गलती यह है कि पैसा गलत प्रकार से अकाउंट में आया। आरबीआई की नज़र में ये अनऑथोराइज अकाउंट ऑपरेशन है। लेकिन एक अच्छी बात भी है, पैसा काला नहीं है, पैसा बैंकिंग चैनल से आया है, टैक्स रिटर्न नियमित फाइल हुए हैं, इससे सजा कम हो जाती है। अब देखते हैं कि इनकम टैक्स के तहत क्या पेनल्टी है। अगर 1 करोड़ का सोर्स बताया गया है, विदेश की इनकम पर टैक्स की स्थिति क्लियर है, भारत में टैक्स योग्य इनकम पर टैक्स भरा गया है, तो संभावित स्थितियां ये हैं कि अगर कुछ ब्याज इनकम छूट गई हो तो बकाया टैक्स प्लस ब्याज उसको भरना पड़ेगा। जानबूझकर छुपाया नहीं गया, इसलिए उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सीधे शब्दों में आईटी की समस्या मामूली या न के बराबर होती है। फेमा के तहत पेनल्टी कितनी हो सकती है, यह सबसे अहम सवाल है। फेमा सेक्शन 13 के अनुसार पेनल्टी उल्लंघन की राशि के 3 गुना तक होगी, यानी सैद्धांतिक रूप से 1 करोड़ इंटू 3 इज इक्वल टू 3 करोड़ तक पेनल्टी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकली मतलब व्यवहार में ये है कि अगर गलती जानबूझकर नहीं थी, पैसा लीगल था, टैक्स भरा गया था, पहली बार का उल्लंघन है, तो आरबीआई आमतौर पर 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए के बीच कंपाउंडिंग फी लेकर मामला बंद कर देता है। इसे कहते हैं फेमा कंपाउंडिंग। क्या जेल या केस हो सकता है? नहीं, जब तक मनी लॉन्ड्रिंग ना हो जेल या केस नहीं हो सकता। टैक्स चोरी ना हो, फर्जी अकाउंट या बेनामी अकाउंट ना हो, तो केस नहीं हो सकता। इस केस में पैसा उसका अपना है, टैक्स फाइल हुआ है, जेल या क्रिमिनल केस का खतरा नहीं। दोस्तों, ये एग्जाम्पल मैं ये सोच कर दे रहा हूँ कि हम सब अपना पैसा जो है वो इंडिया जब भी भेजते हैं तो ठीक है, एक साधारण अकाउंट में भेज देते हैं, लेकिन वो पैसा जायज़ पैसा होता है, लीगल पैसा होता है। अब उसे क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है ये, तुरंत ये कदम उठाने चाहिए। पहला, रेजिडेंट अकाउंट तुरंत एनआरओ में कन्वर्ट करें। दूसरा, भविष्य की विदेश से आने वाली रकम एनआरई अकाउंट में डालें। तीसरा, पिछले उल्लंघन के लिए आरबीआई के पास फेमा कंपाउंडिंग एप्लीकेशन दे, या और एक अच्छा सीए या फेमा एक्सपर्ट उससे संपर्क करें। जितनी जल्दी हो सके उसे अपना सुधार करना चाहिए, उतनी कम पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो का सार समरी ये है कि अपने इंडियन बैंक को ईमेल करें या ऐप के जरिए अपना स्टेटस अपडेट करें। पुराने सेविंग्स अकाउंट को एनआरआई में कन्वर्ट करवाएं। इंडिया की कमाई जैसे रेंट, डिविडेंड, ये सब सिर्फ एनआरओ में डालें। अपनी विदेशी कमाई के लिए एनआरई अकाउंट खोलें ताकि टैक्स बचे। कानून का पालन ही समझदारी है, क्योंकि विदेश में रहकर इंडिया के लीगल पंगों में फंसना ये कोई नहीं चाहता। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कनाडा या विदेश में रह रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई को पेनल्टी से बचाएं। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने अपना अकाउंट अपडेट कर लिया है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ये जरूर कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। अपने नज़दीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपका दिन शुभ हो, इस प्रार्थना के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार तक खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।